हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था कि अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेसिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो वोल्टेज की ही फेज में होती है, यानी कि करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। मतलब दोनों की वैल्यू साथ साथ जीरो होती है, साथ साथ मैक्सिमम और साथ साथ मिनिमम। हमने इसके ग्राफ्स और फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किए थे। तो अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंडक्टर पे लगाएं तो करंट और वोल्टेज की रिलेशन क्या होगी। इंडक्टर क्या होता है कि अगर हम एक लो रेजिस्टेंस वायर लें और उसको फ्यू टर्न्स जो है उसके वाइंड अप कर दें, then that is called a inductor. Means an inductor should have an inductance but very low resistance. इसको हम कह सकते हैं लो रेजिस्टेंस कॉइल, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है जीरो रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। एक आइडियल इंडक्टर तो वो होगा जिसका कि रेजिस्टेंस जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है जीरो पॉसिबल नहीं है, तो हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस कॉइल, जिसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है और हमने इसके अक्रॉस जो है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। तो भाई किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू को हम साइन के फंक्शन में लिखते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी टाइम दैट इज रिटन एज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। V क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू t टाइम पे, और Vm क्या है उसका पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। अब जब ये हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है, यानी कि ये वोल्टेज जो है इसका मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन होगा, चेंज होगा। वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होगी, और करंट चेंज होगी तो इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप होगा। और वो बैक ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं? बैक ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल that is given by E is equal to minus L di by dt. Di by dt is rate of change of current and L is self inductance, और माइनस का साइन लेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि ये जो EMF है जिस कॉज से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करता है। तो अगर हम इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं, क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? द टोटल voltage drop across the loop, algebraic sum of the voltage drop across the loop is 0। या हम कह सकते हैं एक तो इसमें ये V वोल्टेज लगा हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और एक ये EMF प्रोड्यूस हो रहा है बैक EMF V माइनस L di by dt is 0। या हम कह सकते हैं Vm sin ओमेगा t माइनस L di by dt is 0। or we can write di by dt is equal to Vm upon L sin omega t। हमें I की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इट मीन्स di by dt with respect to t is equal to integration of Vm upon L sin omega t with respect to ये dt कैंसिल हो जाएगा, di का इंटीग्रेशन करेंगे विल गेट ओनली I। इधर Vm कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन, जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं वी गेट माइनस कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे विल गेट माइनस कॉस ओमेगा t, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रही हैं तो साथ में ओमेगा कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो ऐसे केस में हम ओमेगा से जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, एंड प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। This constant of integration, this is time independent, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने लिया है ये 0 के अबाउट वेरी कर रहा है, प्लस Vm और माइनस Vm, इसका कोई भी फिक्स कंपोनेंट नहीं है, 0 के अक्रॉस वेरी कर रहा है तो करंट भी ऐसे ही वेरी करेगी, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है दैट विल बी 0। और वी कैन राइट I इज इक्वल टू Vm upon omega L into minus cos omega t, या हम लिख सकते हैं Vm upon omega L into minus cos थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा, यानी
यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। और माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन माइनस थीटा, यानी कि ये माइनस की टर्म जो है ये इस ब्रैकेट में ले जाएंगे हम। तो कितना मिलेगा हमको, I इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो करंट की इक्वेशन हमको ये मिल जाती है, या हम कह सकते हैं करंट I इज इक्वल टू, ये क्या टर्म है, वोल्टेज अपॉन समथिंग। इसको अगर हम IM लिखें, करंट लिख सकते हैं। अगर हम ये जो नीचे वाली टर्म है ओमेगा एल, ये कैसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, हम इसको IM लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो हमारे पास जो है करंट की एक्सप्रेशन आ जाती है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये वोल्टेज की है और ये करंट की है। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इट मीन्स जो करंट है वो पाई बाय 2 से लैग कर रही है, वोल्टेज के पीछे चल रही है। पाई बाय 2 से मीन्स क्वार्टर साइकिल जो है वो पीछे चल रही है। जैसे रेसिस्टर में था उसमें तो साथ साथ हो रही थी कि साथ साथ जीरो साथ साथ मैक्सिमम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें करंट और वोल्टेज में एक फेज डिफरेंस है, कितना है, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 और 1 क्वार्टर साइकिल, ठीक है। और हमने लिखा है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें हमने IM को क्या लिया है, दैट इज VM अपॉन ओमेगा एल। अगर हम ओम्स लॉ देखें तो ये जो ओमेगा एल है इट बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्म है। तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस के सिमिलर है, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं और यूनिट है वो सेम रेजिस्टेंस वाली होती हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। एंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस को हम XL से लिखते हैं। यू कैन राइट IM इज इक्वल टू VM अपॉन XL। दिस XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या काम कर रहा है, जैसे हम जो है DC में लिखते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये लिखते हैं ओम्स लॉ से। तो R क्या करता है, इस करंट को अपोज करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है। R कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, R बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से ये भी जो है करंट को कंट्रोल करता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट्स द करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट in the same way as the resistance limits the current in purely resistive circuit. और क्या देख रहे हैं हम, the inductive resistance is reactance is directly proportional to the inductance and to the frequency. XL क्या है, XL is equal to omega L, इसको बोलते हैं inductive reactance. It means XL is proportional to omega and XL is also proportional to L. अगर किसी कॉइल का में जो हमने वोल्टेज लगाया है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा है तो भी उसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हम इनमें ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एक तरफ जो है फ्रीक्वेंसी लें और एक तरफ XL लें तो कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमने देखा कि इंडक्टर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो करंट जो है वो लैग करती है वोल्टेज से, कितना, पाई बाय 2 या 1/4 साइकिल। ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ये जो ग्राफ देख रहे हैं हम ब्लू कलर के लाइन से, ये हमने जो है वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट इज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और करंट इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि ये 1/4 साइकिल पीछे चलेगी। तो इसको हम जो ये ड्रॉ करेंगे 1/4 साइकिल, यहाँ पर इसका जीरो आएगा, इसका जीरो यहाँ पर था, इसका जीरो 1/4 साइकिल के बाद यहाँ पर आएगा। इसका मैक्सिमम यहाँ पे था तो इसका मैक्सिमम जो है 1/4 साइकिल के बाद यहाँ पर आएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर
वोल्टेज एंड दिस वन इज फॉर करंट। ठीक है, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम? कोई भी टाइम लिया है हमने, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। रोटेशन कैसा होता है? काउंटर क्लॉकवाइज। t इज इक्वल टू 0 पे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे वेक्टर्स, लेकिन t1 टाइम पे ये v ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है और i ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है। तो हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, और इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स करंट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? दैट इज 90 डिग्री। इट मीन्स द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। द करंट फेजर I is pi/2 behind the voltage phasor. When rotated clock with frequency omega counterclockwise, they generate the voltage and currents given by the equation V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t minus pi/2। ठीक है, ये जो इनके हम वर्टिकल कंपोनेंट्स करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे t1 इंस्टेंट है तो t1 इंस्टेंट पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू, और ये जो वेक्टर्स होते हैं ये इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक इंडक्टर पे, तो जो करंट है वो pi/2 से लैग करती है बिहाइंड द वोल्टेज। अगर वोल्टेज की एक्सप्रेशन है हमारे पास Vm sin ओमेगा t, तो करंट कितनी होती है? I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस pi/2। इट मीन्स pi/2 का फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज में। तो अब हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल। ठीक है, तो पावर निकालनी है हमको, तो हम किसी भी इंस्टेंट पे निकालेंगे। पहले इंस्टेंटेनियस पावर, P इज इक्वल टू I इंटू V, या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t माइनस pi/2 इंटू Vm साइन ओमेगा t, या हम लिख सकते हैं इसको Im, इसको हम इस टर्म को लिख सकते हैं माइनस साइन pi/2 माइनस ओमेगा t, केवल हमने माइनस साइन बाहर ले लिया है इसमें, इंटू Vm साइन ओमेगा t, और ये टर्म क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं Im इंटू माइनस कॉस ओमेगा t इंटू Vm इंटू साइन ओमेगा t, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस Im Vm कॉस ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t। अब हमारे पास एक रिलेशन होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ये। तो अगर हम इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। माइनस Im Vm अपॉन 2 इंटू 2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस Im Vm अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये हमने निकाल ली है इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमको निकालनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने के लिए जैसे हमने रेजिस्टेंस में निकाली थी, वर्क डन निकाल के और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड इन स्मॉल टाइम dt, कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट इज इक्वल टू माइनस Im Vm अपॉन 2 साइन ओमेगा t dt, पावर इंटू टाइम, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, माइनस Im Vm अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी dt, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके t तक। हमको निकालनी है एवरेज पावर पर साइकिल। कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको P बार से लिखें, दैट इज इक्वल टू W अपॉन T,
यानी कि इस टर्म को हम, ये जो हमने W निकाला है, इसको हम T से और डिवाइड कर देंगे. So we will get average power is equal to 1 upon T, or integration of the term minus Im Vm upon 2 sin 2 omega t dt limits 0 to t. That is equal to minus Im constant है, Vm constant है, upon 2t integration of sin 2 omega t dt with respect to from limits 0 to t. तो साइन के फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसके लिए, पूरी साइकिल के लिए, we always get 0. We can write minus Im Vm upon 2t into this term is 0. So we get the net power consumed per cycle is 0. एक साइकिल में जो नेट एवरेज पावर कंज्यूम हो रही है that is 0. The average power supplied to an inductor over one complete cycle is 0. ये जो टर्म 0 आती है हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको एक्सपेंड करके बता देते हैं कैसे होगी. साइन 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करना है हमको. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा. लिमिट्स हैं 0 से t. यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ओमेगा और कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस कॉस 2 omega into 0, lower limit is 0, or we get 1 upon 2 omega cos 2 omega के क्या लिखते हैं 2 pi upon capital T minus cos, ये टर्म जो हो जाएगी 0, और we get 1 upon 2 omega, ये t कैंसिल हो जाएगा, cos 4 pi minus cos 0, और we get 1 upon 2 omega cos 4 पाई की वैल्यू भी 1 है, cos 0 की वैल्यू भी 1 है, so we get this term is 0. लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि इसका जो साइन और कॉस फंक्शंस हैं उनका अगर हम पूरी साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करते हैं we get 0. सो इंडक्टर में हम क्या देख रहे हैं, एवरेज पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0. कैसे समझेंगे इसको कि ये पावर 0 कैसे होती है. तो ये फिगर में देख रहे हैं, पहले इसको हम ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या क्या ड्रॉ करना है. पहला है ये वोल्टेज का ग्राफ, ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ये वोल्टेज का ग्राफ है. ये हमने जो है एक साइकिल वोल्टेज की ड्रॉ करी है मैक्सिमम से शुरू करके. ठीक है, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट, जब हमने मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई किया है तो करंट 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगी. ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमें को 0 करंट की दिखाई दे रही है, ये करंट के लिए है ब्लैक कलर की लाइन. जैसे जैसे करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और ये करंट बढ़ रही है, ये करंट जो है लैग करती है वोल्टेज से, यानी कि वोल्टेज का मैक्सिमम ये है तो करंट का मैक्सिमम कहाँ होगा, इसके 1/4 साइकिल के बाद. जब इसका 0 होगा तब इसका मैक्सिमम होगा, और करंट के साथ साथ ही फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है. फिर करंट जो है वो 0 हो रही है इधर, फिर करंट रिवर्स हो रही है और फिर ये 0 हो जाती है. ये वोल्टेज का ग्राफ, ये करंट का ग्राफ. अब ये हमको दिखाई दे रहा है पावर का ग्राफ, जो हमने शेडेड बना रखा है. ये जो ग्राफ है ये पावर को शो कर रहा है. ये अब इसको हम निकालते हैं, कैसे होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे. इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4. पहला पार्ट है 0 से 1. 0 से 1 में हम क्या देखते हैं, ये करंट जो है यहाँ पर एंटर हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है. इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ साउथ पोल बन रहा है. तो 0 से 1 में यहाँ से यहाँ तक करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. करंट इंक्रीज है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर जो कोर रखा है वो मैग्नेटाइज हो रहा है. द करंट आई थ्रू द कॉइल एंटरिंग एट ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. तो फ्लक्स जो है, दैट फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड. और पोलैरिटी क्या हो गई, यहाँ पे नॉर्थ बन गया है, यहाँ पे साउथ बन गया है. अब अगर हम पावर निकालें, ये तो करंट के लिए है ग्राफ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये वोल्टेज का है, यहाँ से यहाँ तक 0 से मैक्सिमम से 0. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V भी पॉजिटिव है और I भी पॉजिटिव है, दोनों ही 0 के अपर पार्ट में है, दोनों पॉजिटिव है. तो पावर हमारे पास क्या होगी, पावर भी
पॉजिटिव। इट मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। इसके मैग्नेटाइजेशन करने में एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है। फिर नेक्स्ट साइकिल देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट यानी कि 0 से 2। 0 से 2 में करंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हो गई मैक्सिमम से। वोल्टेज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, करंट डिक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लाइंस हैं ये कम हो रही हैं, यहाँ पे लाइंस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, यहाँ कम हो रही हैं। इसका मतलब ये जो कोर है ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो गया है। द करंट इन द कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, द कोर गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड और नेट फ्लक्स बिकम 0 एट द हाफ साइकिल। यहाँ पर जो है फ्लक्स 0 हो जाता है। अब इस पार्ट में अगर हम देखें, ये जो 0 से 1 का पार्ट है, इसमें क्या है, ये जो करंट है ये तो अपर हाफ में है, करंट इज पॉजिटिव। वोल्टेज जो है वो लोअर हाफ में, वोल्टेज इज नेगेटिव। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे वी विल गेट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। इट मीन्स एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द सोर्स। पहले में सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, अब एनर्जी इज रिटर्न्ड। फिर जो है थर्ड पार्ट देखते हैं 2 से 3 तक का। इसमें क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम से 0 जा रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो है वो भी नेगेटिव हाफ की साइड में ही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये करंट जो है रिवर्स हो गई है। करंट रिवर्स होगी तो क्या होगी, ये फील्ड लाइंस जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर साउथ बनेगा, और करंट क्योंकि इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये कोर फिर से जो है मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर का कोर जो है मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये जो है इंक्रीज हो गई है। तो what it becomes, since the direction of current has changed, the polarity of the magnet changes and the current and voltage are both negative. इसमें करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास P क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स एनर्जी इज अगेन एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, देन 3 से 4। 3 से 4 में क्या हो रहा है, ये जो करंट है हमारी ये डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। करंट डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस कोर का क्या हो रहा है, फिर से डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से दूर दूर जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग जो है फील्ड वीक हो रही है। करंट I डिक्रीजेस एंड रीचेस इट्स 0 वैल्यू and the core is demagnetized, flux becomes 0. इसमें क्या है, वोल्टेज इज पॉजिटिव बट करंट इज नेगेटिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो V है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो I है, ये I कैसी है, ये नेगेटिव है। प्रोडक्ट करेंगे तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। इट मीन्स द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल 2-3 इज रिटर्न टू द सोर्स। 0 से 1 में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, 1 से 2 में फिर रिटर्न हो रही है, 2 से 3 में फिर एब्जॉर्ब हो रही है, 3 से 4 में फिर रिटर्न हो रही है, and therefore the average power consumed per cycle is 0 due to the magnetization and demagnetization of the core in the cycle. तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. तो गिवन क्वांटिटीज क्या है, ये मिली हेनरी में क्या गिवन है हमको, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 44 मिली हेनरी, या इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि हेनरी में, तो 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। AC वोल्टेज हमको गिवन है 220 वोल्ट, और AC वोल्टेज को जब भी हम मेजर करते हैं, लिखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो हम उसकी RMS वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, you have to find the RMS value of current in the circuit. अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी उसमें हमने IM को सब्स्टिट्यूट किया था किससे, VM/XL, इसे सब्स्टिट्यूट किया था। या हम लिख सकते हैं IM को लिख सकते हैं IRMS इंटू √2 इज इक्वल टू VRMS इंटू √2/XL। √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, IRMS इज इक्वल टू VRMS/XL।
या VRMS अपॉन ओमेगा एल, या लिख सकते हैं VRMS अपॉन ओमेगा को लिखते हैं हम 2 पाई न्यू इंटू एल। तो वैल्यूज हमें सारी गिवन है। ये VRMS कितना है 220 इंटू अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, न्यू 50 और एल की वैल्यू 44 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, विल गेट 15.9 एम्पियर। So RMS value of current is 15.9 ampere. What is the net power absorbed over complete cycle? इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए जो नेट पावर एब्जॉर्ब होती है कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितनी होगी 0। एक्सप्लेन योर आंसर। बिकॉज क्या होता है इसमें कि क्वार्टर साइकिल में मैग्नेटाइजेशन होता है कोर का, फिर क्वार्टर में डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो मैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो डीमैग्नेटाइजेशन में रिटर्न हो जाती है। बिकॉज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन is returned back to the source during demagnetization. So the average power per cycle is 0. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।